जय हिंद, आदाब। मोहम्मद उमर नाम है मेरा और इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। ख्वाहिशें ये एक ऐसा शब्द है जो दुनिया के हर इंसान में होती हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिशें उनकी ज़िंदगी में पूरी हो जाती हैं और कुछ लोगों की ख्वाहिशें उनके साथ ही इस दुनिया से चली जाती हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी का सोमवार को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी के नाम के आगे राष्ट्रपति तो लगा, लेकिन उनके नाम के आगे प्रधानमंत्री नहीं लग सका और शायद यह कसक प्रणब मुखर्जी के मन में अपने आखिरी वक्त तक रही होगी। प्रणब मुखर्जी एक ऐसा नाम जिनको पूरी तरह कांग्रेसी कहना शायद सही नहीं होगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसको संघ ने लगभग किनारे लगा ही दिया है। फिलहाल तो ऐसा ही है, लेकिन प्रणब मुखर्जी के कांग्रेसी होते हुए भी संघ से मोहब्बत किसी से छिपी हुई नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी आरएसएस को लेकर अपना प्यार किसी से नहीं छिपाती थी, प्रणब मुखर्जी ने भी नहीं छिपाया। बात है 1984 की, तारीख थी 31 अक्टूबर, जब राजीव गांधी ने प्रणब मुखर्जी को इंदिरा गांधी की मौत की खबर दी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही अंगरक्षकों ने, बॉडीगार्ड्स ने कर दी थी। कुछ समय सदमे में रहने के बाद अब पार्टी में इस बात को लेकर विचार शुरू हुआ कि इंदिरा के जाने से जो कुर्सी खाली हुई है, अब उस पर कौन बैठेगा। पहली नज़र में ही इंदिरा के बेहद करीबी प्रणब मुखर्जी का नाम निकल कर आया, जिसको सुनकर शायद सोनिया गांधी को भी खुशी हुई होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय सोनिया नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। आगे चुनाव होता है और कांग्रेस चुनाव में जीत दर्ज करती है, लेकिन पार्टी की आंतरिक राजनीति के कारण प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है राजीव गांधी को। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो प्रणब मुखर्जी को मंत्रिमंडल तक में जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से नाराज मुखर्जी ने साल 1986 में पार्टी छोड़ दी और अपनी एक नई पार्टी बना ली। कांग्रेस में रहते हुए अपनी ही पार्टी से मुखर्जी को विरोध इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि वो अपने राज्य में कभी भी कांग्रेस को जीत नहीं दिला सके और खुद अपना चुनाव भी साल 2004 में जीते थे। राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई बाद में। राजीव की मौत के बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। राव और आरएसएस के संबंधों को जानने के लिए आपको सिर्फ बाबरी मस्जिद मामला ही देख लेना चाहिए, तो डेफिनेटली प्रणब के भी राव से अच्छे ही संबंध थे और शायद इसीलिए मुखर्जी को वापस कांग्रेस में ले लिया गया और सिर्फ कांग्रेस में बुलाया ही नहीं गया बल्कि योजना समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया। हालांकि मुखर्जी को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्रियों में से एक माना जाता है। ये बात अलग है कि उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों में से एक थे, जिसका फायदा प्रणब मुखर्जी को कहीं ना कहीं मिला। सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री मैंने बोला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए। मुखर्जी को सबसे ज़्यादा वाहवाही तब मिली जब उन्होंने आईएमएफ से लिए गए कर्ज का 1/3 हिस्सा बिना इस्तेमाल किए ही वापस कर दिया। अब आता है साल 2004। साल 2004 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है और सोनिया गांधी विपक्ष के तीखे विरोध के कारण प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करती। यहाँ मुखर्जी के लिए एक बार फिर से उम्मीदें बंध जाती हैं। उन्हें लगता है कि इस बार तो सपना पूरा हो ही जाएगा, लेकिन पार्टी मीटिंग में सोनिया मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लेती हैं और प्रणब दा की उम्मीदें फिर से धरी की धरी रह जाती हैं। हालांकि प्रणब मुखर्जी विदेश नीति के भी अच्छे खिलाड़ी थे और साल 2013 में भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मनमोहन और प्रणब की जोड़ी ने लाजवाब काम किया था। इन सारी मेहनतों का गिफ्ट उनको कांग्रेस की तरफ से मिला, राष्ट्रपति बनाकर। 2012 में प्रणब मुखर्जी ने देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। प्रणब मुखर्जी महामहिम बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोल दिया। ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग काम था। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए अजमल कसाब, याकूब मेमन और अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट किया था और उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया।
हालांकि 2014 से भाजपा के सत्ता में आने के बाद वो पूरी तरह से अपनी ही पार्टी के निशाने पर रहे। उन्होंने मोदी सरकार को जमकर सपोर्ट किया और विपक्ष का विरोध किया, मतलब अपनी पार्टी का विरोध किया, सरकार को सपोर्ट किया। 2017 में नागपुर में आरएसएस के अधिवेशन में पहुंचकर अच्छा भाषण भी दिया और खुलकर बता दिया कि संघ उनकी नसों में बहता है। राजनीति में हर चीज का इनाम होता है और लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर लगभग सभी को इनाम मिला भी है। लाल कृष्ण आडवाणी शायद बहुत बदनसीब रहे होंगे इस मामले में, लेकिन बाकी सबको इनाम मिल ही जाता है। कांग्रेस के लिए काम करने का मुखर्जी को इनाम मिला राष्ट्रपति बनकर, और भाजपा संघ को सपोर्ट करने का इनाम मिला शायद मुखर्जी को भारत रत्न से नवाजकर। भारत रत्न से मुखर्जी को नवाजा गया। फिलहाल भारत रत्न प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति इस दुनिया में नहीं हैं। वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। उनका अपनी पार्टी ने विरोध किया, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन 84 साल की उम्र तक देश सेवा करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक व्यू।